हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार सीएनएक्स एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, यह बीएसएससी इंटरमीडिएट का प्रैक्टिस सेट चल रहा था रुक्मिणी पब्लिकेशन का। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 24 सेट दिए गए हैं। मैं इसमें आपको 20 सेट कंप्लीट करा चुका हूं और आज यह 21वां सेट है। फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न जीएस के होते हैं और 25 साइंस और 25 मैथ और 50 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीएस के प्रश्न को कंप्लीट करते हैं, जो कि 50 नंबर के पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का एनालाइज हम लोग इसलिए करते हैं कि अनुमान लगा पाते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालाइज करते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1। फ्रेंड्स, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनसे रिलेटेड मैं बताऊंगा, उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखना और बताना लास्ट में आपके कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 1। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी राज्य का मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स, कौन करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति? फ्रेंड्स, वह करता है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उच्च न्यायालय का वर्णन है? अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक उच्च न्यायालय का वर्णन है। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर हटा सकते हैं, सेम उसी प्रकार हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लगाकर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। कौन सा है? इलाहाबाद। भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत करते हैं। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी बाबर, ऑप्शन नंबर डी अकबर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? फ्रेंड्स, जो ये मनसबदारी प्रणाली थी, ये अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। फ्रेंड्स, मनसबदारी यह अरबी भाषा का शब्द है और इसकी शुरुआत 1574 में की गई थी। कब की गई थी? 1574 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। मनसब अरबी भाषा का शब्द है। फ्रेंड्स, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा ही थी। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। फ्रेंड्स, भू राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली इसके शासनकाल में हुआ करती थी। भू राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासन काल में प्रचलित थी, काफ़ी प्रचलित थी। कौन सी प्रणाली? जब्ती प्रणाली। परीक्षा प्रश्न पूछे कि जब्ती प्रणाली किससे संबंधित है, तो आप लोग आंसर को मारना अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न। फ्रेंड्स, भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, ऑप्शन नंबर बी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, ऑप्शन नंबर सी 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता के संशोधित संस्करण दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स भारत बांग्लादेश भूमि समझौता दो देशों के बीच कुछ क्षेत्रों में भूमि के आदान प्रदान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये भूमि के आदान प्रदान से संबंधित है, भारत और बांग्लादेश भूमि समझौता। ठीक है फ्रेंड्स, इस समझौते के तहत बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र 17,160 एकड़ भूमि तथा भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र 7,110 एकड़ भूमि क्षेत्र प्राप्त हुआ था। फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, इस समझौते के तहत बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र 17,160 एकड़ भूमि तथा भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र 7,110 एकड़ भूमि क्षेत्र प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स परिक्षेत्र किसे कहते हैं? यह फ्रेंड्स प्रत्येक देश के एक छोटे भूभाग को कहते हैं जो दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में घिरा होता है। किसे कहते हैं? परिक्षेत्र प्रत्येक देश के एक छोटे भूभाग को कहते हैं जो दूसरे देश के अधिकार के क्षेत्र में घिरा होता है। भारत के परिक्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल, देखिए पश्चिम बंगाल असम के आसपास है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा एवं मेघालय राज्य संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स, एक 99वां संविधान संशोधन देख लीजिए। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम यह 2014 में हुआ था, जिसका उद्देश्य था सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित एक कॉलेजियम प्रणाली का बदलना था। इस संशोधन के तहत नया प्रावधान किया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 14 अक्टूबर 2015 न्यायमूर्ति जी.एस. खेहर की अध्यक्षता में 5 संसदीय संविधान पीठ ने रद्द कर दिया। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने रद्द कर दिया और पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल किया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1787 जॉन टावर, 1825 चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन नंबर सी 1837 जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी 1810 हैरी स्मिथ। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1837 जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। फ्रेंड्स अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम द्विभाषीय आधार शाह ए कोहना लघु शिलालेख पढ़ने में सफलता पाई। फ्रेंड्स अशोक भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्कीर्ण करने की शुरुआत की थी। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्कीर्ण करने की शुरुआत की। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में
टी फैंथलर ने की थी। फ्रेंड्स, वृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है? वृहत शिलालेखों की कुल संख्या 14 है। अशोक मौर्य वंश के महानतम शासक थे। अशोक मौर्य वंश के महानतम शासक था। इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें पंचायतों को सुशासन की संस्था स्वीकार किया गया। ऑप्शन सेकंड दिया है, इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2 दोनों हैं। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 है। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। फ्रेंड्स, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। फ्रेंड्स, बात करें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि पता मैं इससे पहले कई बार इसको मैं बता चुका हूँ। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो कि कब आया था? 1992 के द्वारा शहरीय मतलब नगरीय सरकार, नगरीय शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। यह किस भाग में है? यह भाग 9 के क में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? प्रश्न संख्या 6, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, वह गेहूं। कौन सी है फ्रेंड? गेहूं। भारत में खाद्य फसल गेहूं है जो अक्टूबर नवंबर के माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल माह में काटी जाती है। फ्रेंड्स, बात करें कॉफ़ी की। कॉफ़ी, भारत में कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और विश्व में बात करें कौन है? विश्व में फ्रेंड्स है वह है ब्राज़ील। जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है कॉफ़ी का। कर्नाटक में आपसे परीक्षा प्रश्न पूछे कर्नाटक का सबसे अधिक उत्पादन कॉफ़ी में किस राज्य का है, तो आप लोग बताएंगे कर्नाटक का है। और कॉफ़ी में पूछेगा विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में सबसे ऊंचा मतलब सबसे ऊपर में कौन सा राज्य कौन सा देश आता है, तो आप लोग बताएंगे ब्राज़ील आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन और तंबाकू में निकोटीन एक एल्केलाइड पाया जाता है। फ्रेंड्स, जो कॉफ़ी होती है वो पौधों के बीज से प्राप्त होती है। सबसे उच्च कोटि की कॉफ़ी अरेबिका होता है। कॉफ़ी की दो अन्य किस्में प्रचलित हैं। एक है रोबस्टा और एक है लिबेरिका। नेक्स्ट प्रश्न, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 मई, 2 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या 30 जनवरी? फ्रेंड्स, वह 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब फ्रेंड्स? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर को आपको तो पता है महात्मा गांधी की जयंती भी मनाई जाती है। और उनके अलावा लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर के दिन ही हुआ था। और बात करें 1 अक्टूबर की, 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है किससे है फ्रेंड्स? भारत छोड़ो आंदोलन से है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, असहयोग आंदोलन से है या खिलाफत आंदोलन से है? पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे है? फ्रेंड्स, वह है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से है नखास पिंड का संबंध। फ्रेंड्स, बात करें
सविनय अवज्ञा आंदोलन की इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया था। कब हुआ था? 1942 में। फ्रेंड्स, बात करें असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन फ्रेंड्स, यह 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, जो कि 12 फरवरी 2022 को वापस ले लिया गया था। किसको? असहयोग आंदोलन को। आपसे बस परीक्षा में इतना पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, बस ये डेट पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में की गई थी। शौकत अली एवं मोहम्मद अली के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भाग 3 अनुच्छेद 368 प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी संविधान में कहीं नहीं है। 9th का क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, संघ का प्रयोग किया गया है, न कि संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 3 में किस चीज़ का वर्णन है? भाग 3 जो ये दिया गया है, भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 में किस चीज़ का वर्णन है? फ्रेंड्स, यह मौलिक अधिकार का वर्णन है। यह 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जल धाराओं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? चंद्रा और भागा कौन सी नदी बनाती है? रावी, चिनाब, सिंधु या झेलम? प्रश्न संख्या 10। फ्रेंड्स, वह चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। फ्रेंड्स, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ऋग्वेद में चिनाब नदी को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में चिनाब नदी को अस्किनी कहा जाता है। चिनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी झेलम और रावी नदी का जल ग्रहण करने के पश्चात सतलज नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? यह सतलज नदी में मिल जाती है। किसका ग्रहण करने के पश्चात? झेलम और रावी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? महात्मा गांधी को, जगजीवन राम को, श्री कृष्ण सिंह को या ये सभी? बाबूजी के नाम से किन्हें याद किया जाता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जगजीवन राम को याद किया जाता है। ठीक है, बाबूजी के नाम से किसे? जगजीवन राम को याद किया जाता है। यह जो थे, यह सबसे लंबी आयु तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। किसने? जगजीवन राम ने। सबसे अधिक अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहे थे। फ्रेंड्स, बात करते हैं वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ओल्ड मैन। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रेंड्स, वह जाना जाता है दादा भाई नौरोजी। किसे? दादा भाई नौरोजी। और लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। और फ्रेंड्स, देशबंधु किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। और गुरुदेव
गुरुदेव के नाम से जाना जाता है जिन्होंने जनगण मन को लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसने? गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। और फ्रेंड्स गुरुजी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रेंड्स गोलवलकर को जाना जाता है गुरुजी के उपनाम से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? संविधान का कौन सा भाग राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 50, 52वां, 60वां, 44वां। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वह है 52वां। बात करें 52वां संविधान संशोधन, यह राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा यह दल बदल पर अंकुश लगाने का, मतलब कोई बंदा एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है। ठीक है, दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं। दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में? अनुसूची 10 में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, लिब्राहन आयोग, शाह आयोग। पंचायती राज से संबंधित कौन है फ्रेंड्स? इसका तो आप लोगों को उत्तर पता ही होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। और फ्रेंड्स जो ये ऑप्शन नंबर सी लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है? फ्रेंड्स यह है बाबरी मस्जिद से इनका संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखना, यह आ सकता है। लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है? बाबरी मस्जिद से। फ्रेंड्स जो शाह आयोग है, शाह आयोग का संबंध किससे है? यह आपातकाल से है, जो कि 1975 से लेकर 1977 के समय की गई ज्यादती की जांच से है। शाह आयोग का, इसका आप इतना याद रखना, शाह आयोग का संबंध किससे है? तो आप लोग बताना आपातकाल से है। और नानावती आयोग का संबंध किससे है? गुजरात दंगे की जांच से है। गुजरात में एक दंगा हुआ था, उसकी जांच का संबंध किससे है? नानावती आयोग से है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों जो ऑप्शन थे इसका मैंने बता दिया, जिससे प्रश्न बन सकते थे। और फ्रेंड्स एक बताइएगा, बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? इसने कितने स्तर की उल्लेख किया था पंचायतों को? फ्रेंड्स यह आई थी 1957 में, इसने 3 स्तरीय दिया था। ठीक है, और इसके बाद अशोक मेहता समिति आई थी, उसने कितने स्तर का वो दिया था पंचायतों का वर्णन? उसने 2 स्तर का दिया था। ठीक है फ्रेंड, 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी किसने? अशोक मेहता ने। नेक्स्ट प्रश्न, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था, मतलब बाहर? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी। फ्रेंड्स वह है नादिर शाह। फ्रेंड्स ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को लूटकर स्वदेश ले गया था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? वह किया था 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस टाइम शासक था मोहम्मद शाह। उस टाइम दिल्ली पर शासक किसका था? उस टाइम दिल्ली पर शासक था मोहम्मद शाह। फ्रेंड्स नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। फ्रेंड्स नादिर शाह की जब मृत्यु हो गई थी 1747 में, उसकी मृत्यु के बाद उसका जो सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, वह अफ़गानिस्तान पर शासक किया। अफ़गानिस्तान का शासक था। जो उसका सेनापति था अहमद शाह अब्दाली, वह अफ़गानिस्तान का शासक था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन था? जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक था मोहम्मद शाह अंतिम शासक था, जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। फ्रेंड्स बात करें
पानीपत के तृतीय युद्ध की वह कब और किसके बीच युद्ध हुआ था यह? फ्रेंड्स यह 14 जनवरी 1761, आप जनवरी ये सब मत याद करना, आप पानीपत का तृतीय युद्ध याद कर लेना। यह कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था? यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 15, हाल ही चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? कुश्ती, बैडमिंटन, शतरंज या हॉकी? अंतिम पंघाल फ्रेंड्स ये कुश्ती खेल से संबंधित है। किससे हैं? यह कुश्ती खेल से संबंधित हैं। अंतिम पंघाल कहाँ के रहने वाले हैं? यह फ्रेंड्स हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले हैं। कौन? अंतिम पंघाल। फ्रेंड्स आप लोग प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो यह देखते रहिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जहाँ गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है। बांदीपुर, पेरियार और काजीरंगा या गिर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? प्रश्न संख्या 16 फ्रेंड्स वह है काजीरंगा। फ्रेंड्स काजीरंगा उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, यह पता होगा। काजीरंगा उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स ये कहाँ पे है? यह असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। फ्रेंड्स गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह फ्रेंड्स गिर यह गुजरात में है। यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स ये कर्नाटक में स्थित है। यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और पेरियार अभयारण्य यह केरल में है और यह हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? फ्रेंड्स वह करती है ऑप्शन नंबर सी, न्यास के संसाधन की गति पर। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था? हुमायूं का मकबरा में, अकबर का मकबरा में और जहांगीर का मकबरा में, एतमाद-दौला का मकबरा में? फ्रेंड्स वह देखा गया था आपके एतमाद-दौला का मकबरा में। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद सबसे पहले एतमाद-दौला के मकबरा में देखा गया था। फ्रेंड्स यह मकबरा आगरा में है। एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में है। इसे नूरजहां ने बनवाया है। किसने? नूरजहां ने बनवाया है। जो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद यूपी में है, इसका निर्माण किसने किया है? अकबर का मकबरा जो सिकंदराबाद में स्थित है, इसका निर्माण जहांगीर ने किया है। फ्रेंड नूरजहां के पिता का क्या नाम था? नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग था। गियास बेग को एतमाद-दौला की उपाधि दिया गया था। गियास जो नूरजहां का पिता था गियास बेग को ही एतमाद-दौला की उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु के बाद आगरा में मकबरा का निर्माण किया गया। किनकी मृत्यु के बाद? एतमाद-दौला की मृत्यु के बाद। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 में किसे नामित किया गया था? के सिवन को, शंकर सुब्रमण्यम को, डॉक्टर एस सोमनाथ को, ऑप्शन नंबर डी बीजू SR को? फ्रेंड्स वह किया गया था आपका शंकर सुब्रमण्यम को।
सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 को शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया था। यह फ्रेंड्स कब लॉन्च किया गया था? फ्रेंड्स यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। किसे लॉन्च किया था? आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा से 2 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? इसरो की महिला वैज्ञानिक निगार साजी ने इसका नेतृत्व किया था। L1 आदित्य L1, ठीक है। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं ग्रीनलैंड में, दक्षिण ध्रुव में, हिमालय में या उत्तरी ध्रुव में। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी ध्रुव में। फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुव में अधिकतर हिमनद पाए जाते हैं। फ्रेंड्स सियाचिन ग्लेशियर विश्व का, जो सियाचिन ग्लेशियर है वह विश्व का सबसे ऊंचाई स्थान पर अवस्थित सैन्य स्थल है। फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिक में लैम्बर्ट ग्लेशियर है। परीक्षा प्रश्न पूछे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे वह अंटार्कटिका में लैम्बर्ट ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ा हिमानी है। जो सियाचिन ग्लेशियर है यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व की दूसरा सबसे बड़ा हिमानी है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, बिंबिसार या अशोक? फ्रेंड जो सांची का स्तूप था वह बनवाया था अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? यह मौर्य शासक था अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। यह कहाँ पर इसका निर्माण करवाया था सांची के स्तूप का? तो यह करवाया था मध्य प्रदेश के रायसेन में, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इन्होंने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक। सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने, प्रथा भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सांची स्तूप की खोज किसने की? जनरल टेलर ने। और भरहुत के स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। फ्रेंड जो सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है। इसी प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? भागलपुर, नालंदा, बक्सर या पटना? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? भागलपुर, नालंदा, बक्सर और पटना। फ्रेंड्स जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वह आपका पटना में स्थित है, ठीक है। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ है? वह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉक्टर R.K. सिन्हा पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉल्फिन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर R.K. सिन्हा को। फ्रेंड डॉल्फिन सिंधु और गंगा नदी में पाई जाती है। डॉल्फिन की लगभग 44 प्रजातियां पाई जाती हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या सिंधु नदी पर? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है?
फ्रेंड्स यह बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध, आपको कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। मैटूर बांध कहाँ पर बनाया गया है? वह बनाया गया है आपकी कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर मैटूर बांध बनाया गया है। और सरदार सरोवर बांध, यह आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। और फ्रेंड्स नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। त्रिवेणी बांध, यह गंडक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इसका तो आंसर फ्रेंड्स आपको पता होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है सूचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम यह 2005 में लाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम यह 2005 में कब लाया गया था? यह 2005 में लाया गया था। और नागरिकों को कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी प्रकार की सूचना को मांगने या जानने का अधिकार है। नागरिकों को कुछ अपवाद को छोड़कर किसी भी प्रकार की सूचना मांगने का या जानने का अधिकार है। किसके तहत? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। ठीक। और फ्रेंड्स भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था इसको हटा दिया गया। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया वह अनुच्छेद 300 क में चला गया, जो एक कानूनी विधिक अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान का भाग 3 यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह 12 से लेकर इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें अनुच्छेद वर्णित है मौलिक अधिकार में। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, भारत का प्रधानमंत्री है या राज्यसभा का अध्यक्ष है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? फ्रेंड्स वह कहा जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को संविधान का रक्षक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश को माना जाता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था उच्चतम न्यायालय ही है। भारतीय कानून की अंतिम व्याख्या करने वाली भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। कानून की अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। फ्रेंड बात करें भारत के राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में है। और उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। और फ्रेंड्स महान्यायवादी का वर्णन किन अनुच्छेद में वर्णन किया गया? महान्यायवादी का फ्रेंड्स इनका वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है। और संसद का वर्णन 79 में, और राज्यसभा का वर्णन 80 में, लोकसभा का वर्णन 81 में, और उच्चतम न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 में, और राज्यपाल का वर्णन। जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुने। राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 में क्या क्या आ गया? संविधान अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में आंसर जरूर से बताना, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, देहरादून में है, चंडीगढ़ में है या कानपुर में है?
ग्रीन पार्क स्टेडियम फ्रेंड्स वह है आपका कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कहाँ पे है? वह है कानपुर में। फ्रेंड्स बेंगलुरु में कौन सा स्टेडियम है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका बेंगलुरु में स्थित है। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। साल्ट लेक मतलब आप लोग जानते हैं साल्ट मतलब खारा, ठीक है, खारा नमक उमक। साल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता में है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। स्टेडियम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कहाँ पे है? तो आप लोग बताएंगे कानपुर में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? तो मुंबई में है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है? तो आप लोग बताएंगे कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूछेगा तो आप लोग बता ही देंगे अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिंक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स जो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था वह लागू किया गया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इस एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। किसको? रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार मतलब अंग्रेजों की जो सरकार थी यह जिसको चाहे उसके ऊपर मुकदमा चला सकते थे। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत जो अंग्रेज सरकार थी ये जिसके चाहे उसके ऊपर मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसको कहते थे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। फ्रेंड्स मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। इसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। जो फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक है इसका कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वह 1828 से लेकर 1835 तक था। फ्रेंड्स अब क्या नाम है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? किसके कार्यकाल में हुआ था सती प्रथा का अंत? यह राजा राम मोहन था। उस टाइम गवर्नर कौन थे? उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। उसी के समय यह सती प्रथा का अंत हुआ था जो राजा राम मोहन राय के समय, और उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। स्टॉकहोम में हुआ था, पेरिस में हुआ था, जेनेवा में हुआ था या ऑस्ट्रेलिया में हुआ था? मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था फ्रेंड्स 1972 स्टॉकहोम में हुआ था। 1972 स्टॉकहोम में हुआ था। फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस फ्रेंड्स वह मनाया जाता है आपका 5 जून को। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, या प्रादेशिक बाजार से? स्वर्ण मुख्य संबंध किससे होता है? फ्रेंड्स वह होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। फ्रेंड्स सबसे अधिक संरक्षित सोना का भंडार किसके पास है? सबसे अधिक संरक्षित सोने का भंडार वह यूएसए के पास है। सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन सा है? परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे चीन है। कौन सा है? चीन है। भारत का सबसे बड़ा सोना का घरेलू उत्पादक देश है। भारत सबसे बड़ा सोना का घरेलू उत्पादक उपभोक्ता देश है। भारत सबसे बड़ा सोना का घरेलू उपभोक्ता देश है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? दो विक्रेता दो क्रेता, एक विक्रेता दो क्रेता, दो विक्रेता एक क्रेता, एक विक्रेता दो, एक विक्रेता और एक क्रेता। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? फ्रेंड्स वह है एक क्रेता और एक विक्रेता और एक क्रेता को द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है।
बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? J.M. केन्स, ग्रेथ बैथ, मार्शल या J.B. से? फ्रेंड्स, J.B. से ने बाजार का नियम दिया था। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? भारत की जो संविधान सभा है वह किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? वेबल प्लान पे, क्रेप्स मिशन पर, अगस्त प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन पर? फ्रेंड्स, वो कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर बनाई गई थी भारत की संविधान सभा। फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? यह 24 मार्च 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। फ्रेंड्स, इसमें 3 सदस्य थे। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। वह थे पैथिक लॉरेंस, स्टैटफोर्ड क्रीप्स और A.B. अलेक्जेंडर। फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रकाशन हुआ था वह 16 मई 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो था वो पैथिक लॉरेंस था। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? प्रभुसत्ता, शासन सरकार, राज्य क्षेत्र या ये सभी? फ्रेंड्स, ये सभी हैं। राज्य के अनिवार्य तत्व इनमें से कौन सा है? प्रभुसत्ता भी है, शासन भी है, राज्य क्षेत्र भी है। ठीक है, ये सभी हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उरांव, मुंडा, संथाल या कोंडा डोरा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है उरांव। ताना भगत आंदोलन उरांव जनजाति से जुड़ी हुई है। ताना भगत आंदोलन जो था यह 1914 से लेकर 1920 बिहार राज्य के छोटा नागपुर इलाके में उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। कौन सा आंदोलन? ताना भगत आंदोलन 1914 से लेकर 1920 के दौरान बिहार राज्य के छोटा नागपुर इलाके में उरांव जनजाति के द्वारा किया गया था। जो फ्रेंड्स, इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वह जतरा भगत थे। कौन थे? जतरा भगत थे, जिन्हें कभी बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कहा करते हैं। फ्रेंड्स, इस आंदोलन के अन्य नेताओं में बलराम भगत का नाम आता है और गुरु रक्षित तड़ी का नाम आता है। गुरु भगत सरदार भगत का नाम आता है। किनका? बलराम भगत का नाम आता है और गुरु रक्षितड़ी का नाम आता है। जो इसके इस आंदोलन के अन्य नेताओं में है, बलराम भगत और गुरु रक्षितड़ी भगत आदि प्रमुख थे। नौजवान भारत सभा किससे संबंधित थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? B.C. पाल ने, सुब्रमण्य अय्यर ने, सरदार भगत सिंह ने, रुक्मणी लक्ष्मीपत ने? फ्रेंड्स, सरदार भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। इसकी स्थापना नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प का एक प्रतीक है। इसकी स्थापना भगत सिंह ने 1926 में की थी। इसमें अन्य नेताओं में भगवती चरण वोहरा और छबील दास प्रमुख थे, जिसने विद्यार्थियों को संगठित करने का काम किया था। बुद्ध धम्म संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्व या त्रिमूर्ति? फ्रेंड्स, वह कहलाते हैं त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं।
फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ त्रिरत्न अनिवार्य अंग है। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया था। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ वह है त्रिपिटक, अर्थात विनय पिटक, शून्य पिटक। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, यह त्रिपिटक है बौद्ध धर्म के। त्रिरत्न पूछेगा आपसे तो आप लोग त्रिरत्न में बताइएगा बौद्ध धर्म संघ, और पूछेगा आपसे त्रिपिटक पूछेगा तो आप लोग बताइएगा सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन सी है? जो रंग राजन है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अरिजित पटेल, रघुराम राजन, सी रंगराजन, एम नरसिम्हन। फ्रेंड्स, वह है रंगराजन। रघुराम राजन की पुस्तक का क्या नाम है फ्रेंड्स? रघुराम राजन की पुस्तक का नाम है आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू। और फ्रेंड्स, उर्जित पटेल की पुस्तक का क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट सेविंग इंडियन सेवर। नेक्स्ट प्रश्न, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या काडमेन। फ्रेंड्स, पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ फ्रेंड्स वह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वह धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह होशंगाबाद जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की चोटी। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के से जोड़ता है? NH4, NH2, NH10, NH6। फ्रेंड्स, वह है NH2। करेक्ट जो आंसर है NH2। NH2 दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते को जोड़ता है। फ्रेंड्स, वर्तमान में करंट में NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। भारत का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। इससे पहले NH7 था जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग था, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था। अब करंट में NH44 हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? 15 नवंबर, 3 दिसंबर, 2 अक्टूबर या 14 अक्टूबर। इस फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 दिसंबर। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से या मौर्य काल से या बौद्ध काल से या गुप्त काल से? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह गुप्त काल से हैं। अजंता की कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद
में स्थित हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। फ्रेंड्स, अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसे 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। 1983 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर या मुक्तेश्वर का मंदिर? फ्रेंड्स, वह है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? कैलिफोर्निया, आयोसियो, क्यूरोसियो या कनारी? कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? इसका बताइएगा कौन सा फ्रेंड्स आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वह होगा क्यूरोसिया। यह ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, बाकी सारी ठंडी महासागरीय धारा हैं। कौन कौन सी हैं? कैलिफोर्निया, आयोसिया और कनारी, ये ठंडी जल धारा हैं। हेलसिंकी राजधानी है, फिनलैंड की है, आइसलैंड की है या लिथुआनिया की है या लाटविया की है? हेलसिंकी किसकी राजधानी है? फ्रेंड्स, यह फिनलैंड की राजधानी है। किसकी है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? टी.के. रंगराजन, हरि बालकृष्णन, आशा पारेख या डेविड चिपरफील्ड? हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, वह किया गया है बालाकृष्णन, हरि बालाकृष्णन को। फ्रेंड्स, 52वां दादा फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? फ्रेंड्स, वह किया गया था आशा पारेख को। और फ्रेंड, डेविड चेपरफील्ड को यह प्रीत जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। प्रीत जकर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 से डेविड चिपरफील्ड को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? किसने फ्रेंड्स तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फ्रेंड, गांधी जी ने किस में लिया था? फ्रेंड्स, ये गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जो कि लंदन में गए थे। फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे, द्वितीय। फ्रेंड्स, इरविन पैक्ट कब आया था? गांधी इरविन जो पैक्ट था वह 5 मार्च 1931 को आया था। 5 मार्च 1931 को आया था। कौन सा? गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, साइरस, जर्लिना या ध्रुव? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? फ्रेंड्स, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर वह है अप्सरा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही भारत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की यात्रा शुरू हो गई थी। किसके? होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही भारत परमाणु ऊर्जा अनुसंधान यात्रा शुरू हो गई थी। नेक्स्ट, मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनवाया था? इसरो ने, नासा ने, स्पेस एक्स ने, जाक्सा ने?
फ्रेंड्स वह बनवाया था स्पेस एक्स ने। अगस्त 2023 में वित्त मंत्री की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ऑप्शन नंबर बी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। फ्रेंड्स ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये हम लोगों का अंतिम प्रश्न है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को, 14 जुलाई को, 30 अगस्त को या 26 अगस्त को? फ्रेंड्स राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया जाता है वह 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। 30 अगस्त को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आपने इन 50 प्रश्नों में आपके कितने नंबर सही हुए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बताना कितने सही हुए आपके। और फ्रेंड्स आप लोग पढ़ाई करते रहिए, निरंतर प्रैक्टिस सेट मारते रहिए। आपकी तैयारी धीरे धीरे आपकी तैयारी में इम्प्रूव होने लगेगा। किससे कि हम लोग इससे अनुमान लगाते हैं कि आप लोग 50 प्रश्न देखें, आप लोग को तो ये अनुमान लगा होगा कि प्रश्न कहाँ कहाँ से उठ रहे हैं। तो आप लोग उन्हीं टॉपिक को ही चूज करिए, उन्हीं टॉपिक को अच्छी कमांड बनाकर तैयारी को करते रहिए। फ्रेंड्स हमेशा हर टॉपिक में पंचायती राज से प्रश्न पूछे जाते हैं, गांधी जी से पूछे जाते हैं, और HRA, HSRA, गवर्नर जनरल, बहुत सारे टॉपिकों से देखिए इन सब से आप अनुमान लगाते रहिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी के हिसाब से आप लोग टॉपिक को नोट करिए, नहीं तो मैं आप लोगों को टॉपिक बना के दे दूँगा, आप लोग उन्हीं टॉपिक को पढ़ते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।